अच्छा, आपका ऑप्शनल पेपर है एलएसटेबल। यस सर। बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है, लेबर एंड सोशल वेलफेयर। इसमें लेबर, सबसे पहले बताइए कि लेबर क्या होता है। सर श्रम से तात्पर्य पर अगर किसी व्यक्ति के द्वारा शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से या फिर दोनों ही स्तर पर किसी खास उद्देश्य से पैसा कमाने के उद्देश्य से अगर कुछ कार्य किया जाता है तो इसे हम श्रम का लेबर कहा जाता है। अच्छा, क्या जो बार गर्ल्स हैं, जो प्रोस्टिट्यूशन ये चीज़ें हैं, इसको आप श्रम की श्रेणी में रखें? सर बार गर्ल्स को लेबर कहा जा सकता है, श्रम कहा जा सकता है। जहाँ तक सर प्रोस्टिट्यूशन का सवाल है तो कल ही सुप्रीम कोर्ट का सर एक डिसीजन आया है, एक वर्डिक्ट आया है। इसमें बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति जो कि बालिग है, 18+ है, आपसी सहमति के साथ, ठीक है, अगर सेक्सुअल रिलेशन से स्टेबल करता है तो ये उनका पेशा माना जाए, उनके लिए भी एक लेबर माना जाए और उनके लिए कमाई का एक जो जरिया, एक स्रोत है। लेकिन वेश्यालय चलाना सर अभी हमारे देश में अवैध है। अच्छा, जो कुछ श्रम के सिद्धांत की भी चर्चा की गई है एलएसडब्ल्यू में, आपने पढ़ा होगा, विशेष रूप से आर के दास ने प्रिंसिपल ऑफ लेबर लॉज में। तो ये बताइए कि श्रम का जो सिद्धांत है कितने प्रकार के हैं सर अगर और कौन कौन से? आर के दास ने सर प्रिंसिपल ऑफ लेबर लेजिस्लेशन और पुस्तक लिखी थी। प्राचीन काल में तो सर पहले तो श्रम के सर 4 सिद्धांत ही थे, लेकिन वर्तमान में सर ये 8 सिद्धांत माने जाते हैं। संविधान के 8 सिद्धांत है, जिसमें कुछ प्रमुख सिद्धांत की मैं बात करूँ तो सामाजिक न्याय का सिद्धांत, सामाजिक कल्याण का सिद्धांत, सामाजिक संरक्षा का सिद्धांत, सामाजिक सुरक्षा का सिद्धांत, विनियमन का सिद्धांत, निवारण का सिद्धांत आदि प्रमुख। अच्छा, तो ये सारे सिद्धांतों में सबसे मूलभूत सिद्धांत क्या आपको लग रहा है? सर सामाजिक संरक्षा, सामाजिक न्याय, सामाजिक कल्याण और अंतर्राष्ट्रीय एकात्मकता का सिद्धांत, जो अंतर्राष्ट्रीय दायित्व का सिद्धांत है, मुझे लगता है सर ये प्रमुख सिद्धांत है। अच्छा, और देश की अर्थनीति का सिद्धांत? देश की अर्थनीति का सिद्धांत भी सर महत्वपूर्ण है। ऐसे तो सर सारे 8 सिद्धांत जो अपने आप में सर अपनी महत्ता रखते हैं, लेकिन मुझे सर ये 4 बेसिकली जो सिद्धांत लगते हैं, इन 8 में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण लगते हैं। अच्छा, कई बार एक विरोधाभासी भी देखते हैं कि अगर सामाजिक न्याय के सिद्धांत या सामाजिक संरक्षा के सिद्धांत की अगर बात करें तो देश की राष्ट्रीय अर्थनीति के सिद्धांत के विरुद्ध भी जा सकता है। ठीक है, चलिए, ये तो श्रम के सिद्धांत हो गए। अच्छा, आपने कारखाना एक्ट भी पढ़ा होगा? अच्छा, 1948 की जो कारखाना एक्ट है तो उसके अकॉर्डिंगली कारखाना किससे कहते हैं? सर कोई भी ऐसा औद्योगिक परिसर जो शक्ति के सहायता से अगर चलित हो तो 10 या 10 से कम व्यक्तिगत कार्य कर रहे हों, और अगर बिना शक्ति की सहायता से चल रही हो तो 20 या 20 से ज़्यादा व्यक्ति अगर पिछले 1 साल में किसी भी दिन मैन्युफैक्चरिंग वर्क या विनिर्माण का कोई काम करते हैं तो उसे हम उस औद्योगिक परिसर को सर कारखाना बोलेंगे। अच्छा, अब ये बताइए कि हमारी जो श्रम से संबंधित प्रावधान है उसकी चर्चा भारतीय संविधान में की गई है, तो इसकी चर्चा मुख्य रूप से कहाँ की गई है और कुछ हमें प्रोविज़न बताइए जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे श्रम विधान जो है सर डायरेक्टली हमारे DPSP जिसे नीति निर्देशक तत्व कहा जाता है उससे लिए गए हैं। जस्ट आई एम गिविंग जस्ट सम एग्जांपल सर, जैसे आर्टिकल 43 में जो है समान कार्य के लिए समान पारिश्रमिक की बात की गई। ठीक है। जैसे इस आधार पर हमने जो समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 भी लाया। इसके अलावा आर्टिकल 43A में जो है श्रम में प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी की बात की गई है, जो कि हम आज उसे प्रोवाइड करवा रहे हैं। आर्टिकल 39 में जो है कल्याण की बात की गई है, इसका भी संबंध सर लेबर लॉ से ही है। इसके अलावा भी बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। 39 में क्या है? इसमें सर कल्याण की बात की गई है, इसके तहत जो है समान कार्य के लिए समान वेतन दिए जाने की बात की गई है। तो DSP काफ़ी महत्वपूर्ण है लेबर लॉज के संदर्भ में या LSW के संदर्भ में। अच्छा, चलिए। अच्छा, आपने बिहार दुकान प्रतिष्ठान अधिनियम भी पढ़ा होगा, है ना? तो बिहार दुकान प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत दुकान खुलने और बंद करने का क्या टाइमिंग है? सर बिहार दुकान प्रतिष्ठान अधिनियम 1953 में जो बताया गया है उसके अकॉर्डिंग सर दुकान सुबह के 8 बजे से रात्रि के 10 बजे तक नॉर्मली खुल सकती है। रात्रि के 10 बजे तक खोलना है। अगर कोई ग्राहक दुकान पर बंद करते समय रात्रि के 10 बजे हो तो आपको 15 मिनट के अंदर उस ग्राहक के काम को निपटाना है।
लेकिन ये सर रेहड़ी वाले, पटरी वाले या फेरी वाले जो फुटपाथ पर काम करते हैं उनके लिए नहीं है। और सुबह के 8 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक अपनी फेरी और रेहड़ी पटरी वाले जो है अपने काम कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। मातृत्व हित लाभ अधिनियम है ना, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट पढ़ा होगा आपने। इसमें क्या प्रोविज़न किया गया है महिलाओं के मातृत्व हित लाभ के सर लिए? इसमें संशोधन किया गया। पहले जो था मातृत्व लाभ के तहत प्रसूति के दरमियान किसी भी स्त्री को 12 सप्ताह का जो था वो लीव दिया जाता था, जो कि पेमेंट के साथ हुआ करता था। लेकिन इसे संशोधित करके सर 26 सप्ताह कर दिया गया है। 26 सप्ताह का लीव जो है कोई भी प्रसूति महिला जो है ले सकती है और उनके पेमेंट के साथ उनको मिलेगा। तो आपको नहीं लग रहा है कि प्राइवेट कंपनी के लिए, इसमें खासकर जो छोटी कंपनियां ऑर्गेनाइजेशन है, इसको बेयर कर पाना अपने आप में बहुत ही मुश्किल होगा और इसका कई साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकता है? बिल्कुल सर, इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं और दरअसल इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट थे, शायद इसलिए सरकार ने इस तरह का प्रोविज़न किया। अगर इस तरह की प्रोविज़न्स लॉ में नहीं की जाती सर, तो शायद ही कोई कंपनी ऐसी महिला को रखती जो प्रसूति के पीरियड से गुजर रही हैं या फिर जिनके बच्चे होने हैं। ऐसे महिलाओं को शायद ही जो है रोजी रोटी मिल पाता। उन्हें नॉर्मली या तो हायर ही नहीं करती, अगर हायर भी करती तो ऐसे कंडीशन में इन्हें जो है फायर कर देती, यानी बाहर कर देती। इन्हीं चीज़ों को ध्यान में, महिलाओं के लोक कल्याण को भी ध्यान में रखकर जो है उनके स्थिति को ध्यान में रखकर ही एक्ट लाया गया है, जो महिलाओं के लिए सर बेनिफिशियल है। सर इसका एडवर्स इम्पैक्ट ये है कि जो छोटी छोटी कंपनियां, उनके पास इतनी फंडिंग नहीं होती है, इतने पैसे नहीं होते हैं कि किसी भी एम्प्लॉइज़ को जो 6 महीने तक कंटिन्यू लीव पर रखे और उनका जो है पेमेंट करता रहते हैं। उसके लिए सर एक बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन सर इसका एक सॉल्यूशन निकाला जा सकता है, एक फंड तैयार किया जा सकता है जिसमें वो प्राइवेट कंपनी और साथ में साथ सरकार की भी कुछ भागीदारी हो सकती है। दोनों मिलकर एक ऐसा फंड तैयार करें जिससे इस तरह का काम सर किया जा सकता है। चूँकि सोशल वेलफेयर स्टेट है, गवर्नमेंट को सिर्फ फंड की व्यवस्था करनी चाहिए जिसमें दोनों का आपस में पार्टिसिपेशन हो। ठीक है, चलिए, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है महिलाओं की एम्पावरमेंट के लिए। अच्छा, आपने ग्रेच्युटी पढ़ा होगा, जो उपादान संदाय अधिनियम 1972 है, तो इसमें ग्रेच्युटी क्या है, किसे ग्रेच्युटी बोलते हैं? सर ग्रेच्युटी को हिंदी में सर उपादान कहते हैं। उपादान का मतलब होता है कि यदि कोई कर्मचारी किसी कंपनी में लंबे समय से लगातार कार्यरत रहा है तो सेवानिवृत्ति के दौरान, सेवानिवृत्ति के पश्चात जो उसे एक गिफ्ट दिया जाता है, ये सेवानिवृत्ति का एक रिटायरमेंट का जो सर लाभ दिया जाता है, उसे ही उपादान कहते हैं। अच्छा, तो क्या ये स्वैच्छिक है या फिर कंपलसरी है? अगर वो कर्मचारी सर लंबे समय से और लगातार उस कंपनी में कार्यरत है तो ये कंपल्सन है, मतलब उस कंपनी को देनी चाहिए। अच्छा, ये केवल गवर्नमेंट सेक्टर के लिए है या प्राइवेट ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए? दोनों सेक्टर पर अप्लीकेबल है। अच्छा, चलिए, इम्पोर्टेंट है। अच्छा, ये कुछ हम लोग इंटरनेशनल इश्यूज पर आते हैं। कुछ अंतर्राष्ट्रीय चीज़ें भी यहाँ पर जुड़ रही है। ILO आपने पढ़ा होगा, तो थोड़ा सा ILO के बारे में बताइए। ILO क्या है, कब इसकी स्थापना हुई? सर ILO का फुल फॉर्म इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है। 1919 में 1919 ईस्वी में वर्साई की संधि के तहत इसका जो था गठन किया गया था और उस समय सर वो UN यानी संयुक्त राष्ट्र का एक अंग था। लेकिन 1946 के बाद ये UNO का जो है एक अंग हो गया और जो भी मेंबर्स, जो भी देश UNO के सदस्य होते हैं वो ILO के भी सदस्य माने जाते हैं। सर ILO का मुख्य कार्य होता है लेबर लॉ से जुड़े हुए चीज़ों को रिकमेंड करना, इस पर कन्वेंशन वगैरह बुलाना और जो भी पार्टिसिपेटिंग स्टेट्स होते हैं वो उनको सर फॉलो करते हैं, एक स्टैंडर्ड के रूप में, एक मानक के रूप में, एक प्रोटोकॉल के रूप में, अपने घरेलू सामाजिक और आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए। अच्छा, तो भारत कब इसका सदस्य बना है ILO का? सर भारत इसका फाउंडर मेंबर रहा है। अच्छा, कब हुई है इसकी स्थापना? इसकी स्थापना तो सर 1919 ईस्वी में हुई थी वर्साई के पैक्ट के तहत। और जब संयुक्त राष्ट्र है उसका उस समय अस्तित्व था। बाद में जब संयुक्त राष्ट्र संघ UNO बनती है तो 1946 में जो है वो उसका जो है सर ILO अंग बन जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ का। अच्छा, ठीक है, चलिए, तो इंटरनेशनल इशूज हो गया और जो इंटरनेशनल इंटीग्रेशन की जो थ्योरी है उसके तहत आ जाता है। अब हम लोग कुछ बात करें इसमें LSW में इंडस्ट्रियल रिलेशंस है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स है, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट है, सारी चीज़ें भी पढ़नी है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्या है, इसे किस रूप में मतलब देखा जाता है? सर औद्योगिक विवाद में सर पहले तो सर दो पक्ष, बहुत पहले दो ही पक्ष हुआ करते थे, क्योंकि पहले जो औद्योगिक संबंध था सर वो प्रत्यक्ष रूप से हुआ करता था। एक तरफ नियोजक हुआ करते थे, दूसरी तरफ श्रमिक हुआ करते थे। लेकिन जैसे जैसे चीज़ों में प्रगति हुई सर, ये संबंध जो प्रत्यक्ष न होकर अप्रत्यक्ष हो चुका है
अप्रत्यक्ष इसलिए हो चुका है कि जहाँ नियोजक थे वहाँ पर जो है प्रबंधक आ चुके हैं, मैनेजमेंट बॉडी आ चुकी है, और जहाँ श्रमिक थे वहाँ श्रम संघ आ चुके हैं। तो दोनों के बीच का संबंध जो है सर वो जो है अप्रत्यक्ष रूप जो है धारण कर चुका है। तो जहाँ तक सर औद्योगिक विवाद का सवाल है, औद्योगिक विवाद कई चीज़ों को लेकर हो सकती है, जैसे श्रम की दशा को लेकर, कार्य के घंटे को लेकर, या फिर हड़ताल वगैरह की वजह से उत्पादकता में कोई कमी आ जाए, कोई इंटरप्शन हो जाए उसकी ओर से, या कभी कभी मैनेजमेंट बॉडी की तरफ से भी इसे प्रवोक किया जाता देखने को मिलता है, और कभी कभी यूनियन की तरफ से, लेबर यूनियन की तरफ से भी जो है इस तरह के डिस्प्यूट्स क्रिएट किए जाते हैं, जिससे औद्योगिक विवाद, इससे समस्या पैदा हो जाती है। अच्छा, भारत मुख्य रूप से अभी एक बाजार आधारित अर्थव्यवस्था, एक उदारवादी अर्थव्यवस्था के रूप में काम कर रहा है, तो आपको क्या लग रहा है जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस हैं इन श्रमिक और उद्योगपतियों के बीच है, पहले के कंपैरिजन में अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है? बुरा है सर इसके सर दो साइड से, क्योंकि हम कहीं न कहीं पूंजीवाद की दिशा की तरफ ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं। सर मुझे लगता है सर इसके दो साइड से, कुछ पॉजिटिव थिंग्स भी है सर, कुछ नेगेटिव थिंग्स भी है। पॉजिटिव थिंग्स ये है कि लेबर जो है सर बार्गेन करने की स्थिति में आ गए हैं। अगर वो स्किल्ड लेबर है, हाईली स्किल्ड लेबर है, तो बार्गेन करने की स्थिति में आ गए हैं। वो प्राइवेट इंडस्ट्री से या एमएनसी से बार्गेन कर सकते हैं और अपनी काम की दशा में और अपने सैलरी या पेमेंट वगैरह में जो है सर सुधार कर सकते हैं। सर इसका निगेटिव इम्पैक्ट ये पड़ा है कि सर हायर एंड फायर की रूल जो है सर वो स्टार्ट हो गई है। अब जो ज़्यादातर जो है जो लेबर रखे जाते हैं वो कंट्रेक्चुअल बेस्ड यानी अनुबंध पर आधारित होते हैं, तो उन्हें पता नहीं होता है कि उनका जॉब जो है सिक्योर है या नहीं है, वो कब तक जॉब में है और कब वो जॉब से बाहर हो सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी सर समस्या है। अच्छा, ये जो लेबर रिफॉर्म की बातें टाइम टू टाइम की जाती रही है और इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर से भी प्रेशर भारत के ऊपर कहीं न कहीं रहा है, तो जो लेबर रिफॉर्म है, तो उस लेबर रिफॉर्म की जो मूलभूत चीज़ें, जो एसेंस है, वो क्या है? सर लेबर रिफॉर्म्स की जो मूलभूत चीज़ें हैं सर, वो जो लेबर जो श्रमिक कार्यरत हैं एक नियोजक के अंतर्गत जो कार्य कर रहे हैं, उनकी दशाओं में सुधार, चाहे काम की मानवीय दशाओं में सुधार की बात हो, काम के घंटे में सुधार की बात हो, या फिर वहाँ जो उपलब्ध सुविधा है उसमें सुधार की बात हो, और साथ में साथ सर हमें जो है नियोजक की ओर से सर उत्पादकता पर भी फोकस करना है कि उनकी उत्पादकता में भी वृद्धि हो, क्योंकि जब तक उनकी उत्पादकता में वृद्धि नहीं होगी तब तक वो श्रमिकों को जो है हायर नहीं कर सकते, उन्हें अच्छी मानवीय दशा प्रदान नहीं कर सकते, उन्हें काम की अच्छी सुविधा प्रदान नहीं कर सकते। और दूसरी सुविधा भी सर लोक कल्याणकारी जो सुविधाएँ होती है सामाजिक कल्याण के सिद्धांत के तहत, वो भी उन्हें जो है प्रोवाइड करना उनके लिए सर दिक्कत होगी प्रोवाइड करने में। अच्छा, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन, जो संरक्षा का सिद्धांत है और जो सुरक्षा का सिद्धांत है, सामाजिक सुरक्षा का सिद्धांत है, ठीक है, प्रोटेक्शन एंड सोशल सिक्योरिटी, इन दोनों में अंतर क्या है? सर जब सोशल प्रोटेक्शन की बात करते हैं यानी सामाजिक संरक्षा की बात करते हैं, तो ये सिद्धांत कहता है ऐसे लोग सर जो खुद से जो है अपना कल्याण नहीं कर सकते हैं, ये दबे कुचले किस्म के लोग हैं, या समाज के ऐसे ग्रुप हैं जो वनरेबल हैं, जो इजीली टारगेट किए जा सकते हैं, जैसे छोटे छोटे बच्चे या वृद्ध या महिलाएं, इनको सामाजिक संरक्षा के सिद्धांत के तहत सर प्रोटेक्ट किया जाता है सरकार के द्वारा। और ये प्रोटेक्शन जो होता है सर दोनों, एक तो सामाजिक सुरक्षा अभियान भी सरकार चलाती है, कई तरह के सामाजिक संरक्षा से जुड़े हुए कई जो है प्रोग्राम भी लॉन्च करती है, इसके तहत भी मिलता है, और ये अंशदायी आधारित भी हो सकता है, यानी बीमा के जरिए भी इसे प्रदान किया सकता है। दूसरी ओर सर सामाजिक सुरक्षा का जो सिद्धांत है ये 5-6 आकस्मिक स्थितियों में ही प्रदान किया जाता है, जैसे वृद्धावस्था की स्थिति हो जाए, या कोई रोग की स्थिति पैदा हो जाए, कोई व्यक्ति बीमार हो चुका है तो, या अपंगता की स्थिति में है तो, या फिर किसी की मृत्यु हो जाती है तो ऐसे स्थिति में, या प्रसूति की स्थिति में, इन स्थितियों में जो है सर सामाजिक सुरक्षा का सिद्धांत काम करता है। इसके लिए भी सर बहुत सारे जो है एक्ट बने हैं, और ये भी सर अंशदायी होता है, यानी बीमा के आधार पर सरकार जैसे प्रदान करती है। और कई बार सर सामाजिक सुरक्षा के लिए भी सरकार के द्वारा कई सारे जो है प्रोग्राम्स लॉन्च किए जाते हैं, इसके तहत भी अगर इन शर्तों को फुलफिल किया जाता है जो सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं, तो किसी व्यक्ति विशेष को इसका लाभ मिल सकता है। ठीक है, बहुत अच्छा। बस एक और लास्ट क्वेश्चन होगा इस पर, LSW पर, कि मान लीजिए आपका सिलेक्शन प्रशासनिक सेवा के लिए हो जाता है, तो आप किस रूप में आपका जो समझ है LSW का, जो आपने सीखा है, पढ़ा है, उसको एसिमुलेट किया है, सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं, तो यह कैसे काम आएगा प्रशासनिक सेवा में? सर प्रशासनिक सेवा का चूँकि सर दायरा बहुत विस्तृत है,
तो एक प्रशासक के रूप में अगर मैंने लेबर लॉ पढ़ रखा है, इसमें लोक कल्याणकारी भी बात है, इसके अलावा जो है लेबर लॉ से जुड़े हुए चीज़ें भी हैं, इसे मैं जानता हूँ। तो सर इम्प्लीमेंटेशन को लेकर मुझे काफ़ी हद तक जो मेरे लिए सर फ्रूटफुल साबित हो जाएगी, क्योंकि मैं सर दोनों पक्ष की वस्तुस्थिति को समझूंगा प्रैक्टिकली। एक तरफ सर नियोजक है, नियोजक की भी सर अपनी समस्या है, उत्पादन निष्पक्षता को लेकर, या फिर जो है कई बार जो है विवाद की स्थिति पैदा हो जाती है दोनों में, उसे लेकर, या फिर कई बार जो है स्ट्राइक हो जाती है, हड़ताल हो जाती है, जिससे उत्पादन निष्पक्षता जो है प्रभावित हो जाता है। तो उन चीज़ों को सर मैं उन वस्तु स्थिति को प्रैक्टिकली मैं सर समझ पाऊँगा, क्योंकि मैंने इसे पढ़ रखा है। दूसरी तरफ मैं श्रमिकों के हित का भी सर ख्याल रख पाऊँगा, क्योंकि उनके क्या अधिकार क्या बनते हैं और उनके क्या दायित्व हैं, उसे भी मैं अच्छी तरह सर इसके ज़रिए जो है सर जानता हूँ। तो इसे सर इम्प्लीमेंट करने में मेरे लिए जो है काफ़ी सर आसान रहेगा, और कुछ मैं प्रैक्टिकल अप्रोच भी सर इसके ज़रिए अपना सकता हूँ। ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।